This call is now being recorded. Thank you. Please start, ma'am. Okay. Okay. Good afternoon, everybody. Yesterday I have finished at the diet planning and the meal planning. ठीक है, इसके आगे वाले जो चैप्टर्स थे 6 तक चैप्टर्स हो गए हैं, 7th 8th 9th 10th, ये सारे चैप्टर्स ना अलग अलग से मील प्लानिंग के ऊपर डिपेंडेंट है. तो आप इस चीजों को जो मैंने उसमें जो भी एक्सप्लेन किया था वो अलग 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 से इन्होंने सारे फैक्टर्स हर एक चैप्टर में डिस्कस किए हैं. सो आई फेल्ट नो नीड टू डिस्कस दैट. वी कैन गो फर्दर. आप पढ़ सकते हैं, अगर प्रॉब्लम्स आएंगे देन वी कैन आस्क. उनमें सब में डाइट प्लानिंग और मील प्लानिंग फॉर अडल्ट्स अलग से एक चैप्टर है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स में, फिर स्कूल गोइंग किड्स में एंड एडोलेसेंस किड्स में डिस्कस किया हुआ है. जो हमने उस चैप्टर में ऑलमोस्ट ऑल डिस्कस किया है उसको थोड़ा ब्रॉड वे में किया. So we'll start with today the next chapter, that is called food budgeting. As the name indicates, that means budget is a big factor which we have to consider when we have to plan for the food. ठीक है, जो हमने फूड खाना है वो अगर हमें प्लान करना है फॉर, एक तो जो हम चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फूड प्लानिंग और वो सब, एक तो कंडीशन स्पेसिफिक, सेक्स स्पेसिफिक, एज स्पेसिफिक, फिजिकल कंडीशन स्पेसिफिक, जो भी उसका फिजिकल एक्टिविटी है वो सब स्पेसिफिक है. फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि बजटिंग कैसे होगी, बिकॉज सबका जो इकोनॉमिक स्टेटस है दैट्स डिफरेंट. ठीक है, सबका एक अपना स्टेटस है, अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स हैं, बट जो हमने रिक्वायरमेंट्स देखनी है वो सबको सारी बैलेंस्ड फूड की पहुंच जानी चाहिए. जो मील प्लानिंग है उसमें वो प्रोवाइडेड होनी चाहिए. द करेक्ट अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, करेक्ट अमाउंट ऑफ द लिपिड्स, करेक्ट अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स, मिनरल एंड विटामिन्स अलोंग विद द वाटर वी हैव टू प्रोवाइड एज अ डाइटिशियन. ठीक है जी. बट अगर किसी का इकोनॉमिक स्टेटस बहुत हाई है, जो मिडल है और बहुत लो है, तो हम पार्शियलिटी एज ए न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम बिल्कुल नहीं करेंगे. सो हमें बजट बनाना है. बजटिंग कैसे करनी है, सो दैट वी कैन प्रोवाइड each of the nutrient to each level, each economic level person, whether it's a separate जो भी इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं उन सबको हमने प्रोवाइड करना है. तो बजट का जो बेसिक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर बुक है, तो बजट इज अ रिटन डाउन प्लान जो कि मनी अवेलेबल है किसी भी एक ग्रुप के पास, किसी भी एक पर्सन के पास, किसी भी फैमिली के पास, कोई भी आप ले लीजिए. और फैमिली के लिए करना है तो हर एक इंडिविजुअल के हिस्से में जितना भी इकोनॉमिक स्टेटस आता है इज गोइंग टू बी यूज्ड मीट द नीड्स ऑफ द फैमिली. सो हमें उस फैमिली की नीड्स पहले देखनी है. वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं जो हमने पुराने फैक्टर्स हैं. इसमें सिर्फ हम डिस्कस करेंगे बजट. तो सबसे पहले बजट में क्या आएगा, इकोनॉमिक स्टेटस आएगा, जिसमें हमने अपना पूरा न्यूट्रिशनल फूड देना है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक स्टेटस. जो बाकी सारी चीजें हैं वो कल तक हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो स्टेप्स क्या है बनाने में बजट. एक तो सबसे पहले आप अपनी लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाइए कि जो आपको देनी है, जो आपको प्रोवाइड करना है. ठीक है, वो ऑब्वियसली न्यूट्रिशन है, उसके अकॉर्डिंगली आप सारा बना लेंगे. किसको कितनी कैलोरीज, प्रोटीन ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, लिपिड ज्यादा, मिनरल ज्यादा, मे बी फैमिली में कोई डिजीज्ड पर्सन है उसके लिए और ज्यादा. तो इस तरह की चीजें जब आपके माइंड में ऑलरेडी क्लियर होंगी तो आप उनके अकॉर्डिंगली चीजों की लिस्ट बनाएंगे, वट एवर यू हैव टू प्रोवाइड, कितना कितना. फिर आप उनका इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे, देन यू कैन प्रोवाइड द थिंग्स इन दैट लेवल. ठीक है, ऑफ दैट क्वांटिटी इन दैट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट ऑफ द फूड. तो अरेंज कीजिए उन चीजों को. पहले आप लिस्ट बनाएंगे, फिर अरेंज कीजिए ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस कि आपको कौन सी चीज ज्यादा देनी है, कौन सी चीज कम देनी है. एसेंशियल फूड्स लाइक क्लोथिंग, शेल्टर और हेल्थ, ये सब उनको प्रायोरिटी पे रख के देन विल कम टू द फूड टू. फूड सबसे प्रायोरिटी पे है, फिर उनकी क्लोथिंग एंड शेल्टर जो भी है वो इकोनॉमिक स्टेटस में डिवाइड करके आपका सबसे ज्यादा तो नहीं बट हमें एक इकोनॉमिक स्टेटस में सब कुछ करके फिर फूड के लिए अलग से फूड इज अ प्रायोरिटी. ठीक है, इवन मोर देन द क्लोथिंग. ठीक है, तो हेल्थ इज ऑल्सो प्रायोरिटी. अगर आप फूड ही अच्छा देंगे तो हेल्थ ऑलरेडी ठीक हो जाएगी और क्लोथिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. शेल्टर उनके पास जैसा भी है, बट आपको फूड को इकोनॉमिकली रिलेट करके वही आपको प्रोवाइड करना है. ठीक है, एंड देन
एस्टिमेट करिए, फिर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर, प्रोबेबिलिटी आप लेके चलिए, क्योंकि ऑन एंड ऑफ तो हमेशा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा बहुत 5% 10%, ठीक है, रहेगा ही, बट स्टिल आप एक प्रोबेबिलिटी एक्सपेंडिचर बना लीजिए कि ठीक है इतने लोग हैं, इतना इकोनॉमिक स्टेटस है, इतना ये फूड पे करेंगे और इसमें मुझे ये चीजें देनी है, लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप उसकी एक लिस्ट बना के देन फिर आप देखेंगे कि उस पे मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कितना होता है। जो बिल्कुल एसेंशियल है उसको आप बिल्कुल कैटेगराइज कर लेंगे, जो अवॉइड हो सकता है, लेस एसेंशियल है, उसको आप सेकंड कैटेगरी में रख लेंगे। तो पहले आप को एसेंशियल वाला न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करना, उसके लिए बजट करना है, ठीक है, प्लान करना है और बजट बना ही लेना है, प्लान नहीं करना, बिकॉज एसेंशियल मींस एसेंशियल, नॉन एसेंशियल फूड में कुछ भी नहीं होगा, लेस एसेंशियल हो सकता है, बिकॉज हम सब कुछ, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उनको नॉन वेजिटेरियन थोड़ा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जो वेजिटेरियन है उनको वेजिटेरियन में, अलॉन्ग विद द फुल न्यूट्रिशन, ठीक है। एंड देन अब आगे, अब आपने प्लान कर लिया, लिस्ट बना ली, इकोनॉमिक स्टेटस है, एसेंशियल एंड सम लेस एसेंशियल कहूंगी मैं, नॉन एसेंशियल नहीं बट लिटिल बिट लेस एसेंशियल कैटेगरीज ऑफ फूड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास लिस्ट एक आ गई है, अपने अपने इकोनॉमिक स्टेटस या जो भी फैमिली है उसके इकोनॉमिक स्टेटस फॉर अ पर्सन या फिर फॉर अ फैमिली के लिए आपने बना के रख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट चीजें क्या है, ठीक है, इसमें भी फिर से वही कि इनकम तो देख ही ली, साइज भी देख लिया, फिर करंट फूड प्राइसेस पे आएंगे, दो चीजें हमने डिस्कस कर ली, इनकम भी और साइज भी, देन फिर करंट फूड प्राइसेस, क्योंकि जब आप एक प्लान बना रहे हो, आपने देख लिया, आप अपना पुराना तो बजट नहीं लेके चल सकते, ठीक है, न्यू जो आजकल प्राइसेस चल रहे हैं आप वो डिस्कस करेंगे, करंट प्राइसेस आपको हमेशा पता होने चाहिए, या फिर जब आप प्लान करते हो उसके बाद सबसे पहले आप डिस्कस कीजिए। सपोज आटा पहले साल पहले कितने रुपए किलो मिलता था, आज अगर सपोज, मुझे आई डोंट नो द एग्जैक्ट रेट, अगर 20 रुपए किलो था, आज शायद वो 30 रुपए किलो, तो 10 रुपए बढ़ गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से सारी की सारी चीजों पे कुछ ना कुछ प्राइसेस, महंगाई है, सब कुछ है, तो उस पे सब कुछ ना कुछ प्राइसेस बढ़ते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना बजट बनाएंगे, प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट करंट फूड प्राइसेस के जो मार्केट में है, ठीक है। अब क्या है कि फैमिली में जो सोर्स है फूड का, सपोज एक फैमिली के लिए आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस ओके है, मीडियम है या बिलो एवरेज है, बट फिर आप उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर आप ये घर में भी देखेंगे, हो सकता है उनके घर में कुछ होता हो, घर में कोई सब्जी उगती है जो आपके लिए आपने अपनी लिस्ट में डाली है, हो सकता है वो वीट उनका घर से आता है जिसको वो सिर्फ उगाने और वो वाली सारी करते हैं, और फ्री तो नहीं, अगर क्या कहीं से कोई सोर्स है मक्की के आटे का, बेसन का, या सपोज या सरसों का तेल है, या तिल का तेल है, वट मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें उस फैमिली में ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, बिकॉज जैसे कल्चर एग्रीकल्चर फैमिलीज हैं, लाइक माय फैमिली इज, जो हमारे विलेज पार्ट है उसमें कुछ मेंबर्स हैं, सो वी गेट सम काइंड ऑफ वीट, हमेशा सर्दियां आती हैं तो हमें वो मेज का आटा, मक्की का आटा मिल जाता है, हमारे सरसों भी होती है, हमारे राइस भी होते हैं, तो काफी सारी चीजें हमारी इस तरह से आ जाती है। जैसे अब आम का सीजन आएगा तो आम का अचार डला हुआ आ जाएगा, ठीक है, नींबू लगे हुए हैं तो नींबू आ जाएंगे, अच्छा किन्नू होते हैं गर्मियों में तो किन्नू हमारे बाग हैं, एक दो फ्रेंड्स हैं, एक दो फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो उनसे हमारे कुछ चीजें कुछ आ जाती हैं, पूरे सीजन खत्म हुए एटलीस्ट वी गेट समथिंग, गन्ने आते हैं तो गन्ने आ जाते हैं, तो इस तरह से काफी सारी चीजें हैं। सो आपको जब बजटिंग करनी है तो आप डबल डबल तो नहीं ले सकते ना, कि एक चीज घर में पड़ी है देन वी आर प्लानिंग फॉर अनदर वन। सो आप उस हिसाब से बिल्कुल सरफा, जो पंजाबी में या हिंदी में जो भी कहते हैं, सरफा करके ना बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज, एक एक मतलब इकोनॉमिकली आपको बहुत ही ध्यान से सोचना है, और कितना लेस, अगर कोई किसी इकोनॉमिकली हाई कैटेगरी या प्राइस वाली है, वहां भी हमने वेस्टेज का नहीं करना है, मे बी ये नहीं है कि हाई वाली आप क्या दे दोगे, अगर आपको प्रोटीन का देना है तो अगर कोई लो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको पनीर का कुछ और, सोयाबीन, या फिर उनको पनीर की टोफू एंड ऑल, मतलब ये सब आप प्लान कर सकते हो, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, बट वेस्टेज नहीं है। और दूसरी बात, आपको फिर क्या करना है, इन्फ्लुएंस जो भी है इनकम का और फूड सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा है। दो चीजें आप हमेशा नोट बना लीजिए, पूरे इस चैप्टर में यही दिखाया गया है, यही पढ़ाया गया है कि इनकम का, ठीक है, अगर सबकी इनकम एक होती तो हम एक तरह की डाइट प्लान करते, ठीक है। अब इनकम, क्योंकि सोर्सेज ऑफ इनकम आर डिफरेंट, सो वी हैव टू प्लान फॉर एवरीबडी, फॉर एवरी फैमिली डिफरेंटली। जो एक मिडिल स्टेज में है, जिन फैमिली में एक जैसी सी होती है, जिनके लिए हम एक जैसा सा प्लान कर सकते हैं, पर आप फैमिलीज को तीन कैटेगरीज में बांटिए, हाई, मिडल एंड लो इनकम, कई बार बिलो एवरेज भी है, अगर आपको ऐसा कुछ प्लान करना पड़े तो आपको और भी ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है।
तो एक दूसरा ये कि इकोनॉमिकली, और दूसरा जो आपके पास ऑलरेडी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं उस फैमिली में। तीसरा, अगर आप आज की डेट में प्लान कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली आपको जो लिस्ट बनानी है फूड आइटम्स की जो मार्केट से परचेज करना है, एक तो करंट प्राइसेस पता होना चाहिए, दूसरा जो ऑलरेडी घर में पड़ी है। सपोज आटा पड़ा है तो आपको आटा लेने की जरूरत नहीं, थोड़े से राइस पड़े हैं, आप प्लान करेंगे। और आपकी जो प्लानिंग होती है ना, वो क्या है, अब जैसे प्लानिंग में आपको मैंने 3 फैमिलीज में कहा, तो अगर आप किसी के लिए फूड आइटम सपोज सीरियल्स प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो लो इनकम वालों को हमेशा कहाँ से, जो जो गवर्नमेंट के राशन वाले होते हैं, ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, वहां से वीट लेने को कहेंगे या राइस लेने को, या वहां से आप हेल्प करते हैं, ठीक है। और मॉडरेट इनकम वाले में जो राशन वाली वीट है, बट गुड क्वालिटी राइस हो सकता है, ब्लैक ग्राम एंड रेड ग्राम ले सकते हैं। यही चीजें हमने लो इनकम वाले में ग्रीन दाल डाली है, जो प्रोटीन का सोर्स है, जिसमें हमने रेड ग्राम या ब्लैक ग्राम नहीं डाले हैं, जो कि हमने मॉडरेट वाले में डाले हैं। तो हाई इनकम वाले में हम क्या करेंगे कि हमने राशन वाली वीट डाली थी, यहाँ पे हम डिफरेंट हाई क्वालिटी ऑफ वीट कह सकते हैं। और राइस की क्वालिटी हमने राशन वाले राइस डाले लो इनकम वालों में, सो तो मॉडरेट वाले में हमने थोड़ी सी गुड क्वालिटी राइस लिख दिए हैं। लेकिन क्या है कि हाई इनकम वाले दे कैन अफोर्ड एनी गुड क्वालिटी ऑफ राइस लाइक बासमती, एंड इससे भी ऊपर अगर कोई आता है, ठीक है। तो रेड ग्राम, राजमा और सैलेड के लीव्स, ये सब आप उसमें कर सकते हो हाई इनकम वाले में। तो इस तरह से कंपैरिजन होता है कि आपको प्रोटीनेशियस चीज देनी है। जो लो बजटिंग वाली होती है उसमें प्रोटीन का है, उसमें ज्यादा अमाउंट अगर कर दो, उसमें अगर प्रोटीन का अमाउंट कम है, तो यू कैन प्लान फॉर मोर क्वांटिटी की आपको ये वाली चीज ज्यादा खानी है, ये वाली कम खानी है, ठीक है। तो एनर्जी और ये सब, और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप प्लान करेंगे, वो आपको 3 चीजों का तो ख्याल रखना ही है, जो एनर्जी गिविंग है, बॉडी बिल्डिंग है, एंड प्रिवेंटिव एंड रेगुलेटरी काइंड ऑफ फूड है। तीनों फूड की क्वालिटीज को प्लान करके चलना है, प्लस इकोनॉमिक स्टेटस को प्लान करके चलना है, प्लस करंट प्राइसेस को प्लान करके चलना है मार्केट में। एंड सबसे ज्यादा ये प्लान करना है कि जो घर में अवेलेबल है। दूसरा, तीसरा या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हाँ हमारी चीजें उस फैमिली में या हमें या किसी को भी आप कंसिडर करके चलिए, जो उनको ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये सारी चीजों, इन सारी चीजों को कंसिडर करके ही आप करेंगे, ठीक है। और फिर इकोनॉमी का क्या है, कुछ आप एक प्रिंसिपल लेके चलिए, प्रिंसिपल्स बनाइए कि एक तो आपको सबसे बड़ी बात, अब इन चीजों को कंसिडर करके, जब आप चीजों को कंसिडर कर रहे हैं, व्हाई यू आर टेकिंग अ लो प्राइस वाले, है ना, जैसे वीट है और हाई क्वालिटी वीट है, या राइस आपको थोड़ी सी गुड क्वालिटी, और हाई इनकम वालों को आप बासमती राइस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप हाई क्वालिटी और हाई इनकम वालों को गुड न्यूट्रिशन दे रहे हैं? नो, दिस इज नॉट। वो सबको इक्वल जा रहा है, बट आपको इसके लिए क्या होगा कि आपको नॉलेज होनी चाहिए न्यूट्रिशन की, ठीक है, कि एक चीज है जो, ठीक है, तो उसमें ये चीज इतनी अवेलेबल है, इतनी क्वांटिटी में, सपोज तो इस राइस में, सपोज बासमती राइस में हो सकता है बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे अमाउंट में अवेलेबल हैं और थोड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो जो थोड़े से लेस क्वांटिटी वाले, मतलब लेस क्वालिटी वाले गुड आप ले रहे हो राइस, उसमें भी वही हो सकता है वो थोड़े से लेस क्वालिटी वाले हैं, तो उसमें वो अमाउंट थोड़ा ज्यादा हमें डालना पड़े, और ज्यादा अमाउंट में उतनी चीज इक्वल। आपने न्यूट्रिशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बट यू शुड नो अबाउट द न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड एंड एवरी पर्टिकुलर फूड। लाइक अगर बहुत गुड क्वालिटी, बहुत गुड कंपनी के फूड्स हैं, उसमें उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यूज कितनी है, उसके कंपैरेटिवली उतनी न्यूट्रिएंट वैल्यू हमने मिडिल इनकम वाले को किस चीज में देनी है, वो किस चीज में अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है। और लो इनकम वाले को भी वही न्यूट्रिएंट्स कितनी क्वांटिटी में हमने देना, फिर वो चीज कौन सी चीज में जो लो प्राइस में हो और किस में अवेलेबल है, ठीक है। या फिर वो सपोज प्रोटीन, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन हो सकते हैं, अमीनो एसिड, डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, बट वी कैन give you the different amount of amino acids, different kind of proteins, but proteins available होने चाहिए, जो essential amino acids है वो available होने चाहिए, because ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में जो चीपर भी होती हैं, उनमें भी प्रोटीन अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल होते हैं, और जो हाई हाई क्वालिटी होती है उसमें भी वही प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं है। बट आपको नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा, फिर आपको बजटिंग के लिए इंटेलिजेंट बाइंग होनी चाहिए। इंटेलिजेंट बाइंग का मतलब ये है कि आपको सब देख के बाय करना है जो चीजें पड़ी हैं, जैसे प्राइस एंड क्वालिटी अवेलेबल इन डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है। आप कंपेयर करोगे, जैसे आप कुछ भी लेने जाते हो, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इसके साथ 1+1 ऑफर है, या बिग बाजार में ये मिल रहा है, या हमारे वहाँ पे साथ वाली दुकान पे ये इतने पे दे रहे हैं, उतनी लेस करके दे रहे हैं, कहीं डिस्काउंट मिल रहा है, तो यू कैन सेव इन दैट मनी, एंड एवरी फीमेल नोज, इवन द मेल्स आल्सो नो अबाउट दीस थिंग्स। तो आपको जो
करना है प्राइसेस एंड क्वालिटी, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, ठीक है। जस्ट वहां कॉम्प्रोमाइज कीजिए जहां आपको लो एंड इनकम है, वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना, बट हाँ आपको वो चीजें अवेलेबल करवानी है लो फूड में, जो फूड जो सस्ता मिल रहा है एज ए इकोनॉमिकली चीप मिल जाता है, बट उसमें क्वालिटी ऑफ दैट न्यूट्रिएंट विच वी नीड वो इक्विवेलेंट अमाउंट में अवेलेबल हो, बिकॉज हमने किसी की हेल्थ के साथ नहीं करना। बिकॉज एक चीज तो आप देखिए कि जो हाई इनकम वाला है वो कुछ भी चीज खरीद लेगा, ठीक है, महंगे से महंगा फूड खरीद के खा सकता है, मिडल वाला थोड़ा सा उतना नहीं करेगा, लेकिन उतना नहीं है, वो ले भी सकता है समटाइम, समटाइम नहीं भी ले सकता है, ऑन एंड ऑफ चलता है उनका। बट जो लो वाला है उनके लिए अगर आप लो इनकम में प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो हो सकता है वो जो इनकम है वो भी उनके लिए पूरी पूरी पड़ती हो। सो हमने प्लान ये नहीं करना कि वो उनके लिए प्लान भी करना है, और जितना भी वो पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना अपने फूड पे खर्च सकते हैं, जितना आपसे हेल्प की उम्मीद चाहते हैं, ठीक है, बट वो फिर उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हम कर सकते, बिकॉज उनकी अर्निंग और उनके थोड़े पैसे भी हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, रादर देन की जो हाई इनकम वाले हैं उनके सोर्सेज भी ज्यादा होते हैं, उनको वेस्टेज भी, उसमें हम फिर भी चलो अफोर्ड कर सकते हैं, करना तो नहीं है बट कर सकते हैं, मिडिल इनकम वालों में और कम कर सकते हैं, पर लो इनकम वालों में बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन हमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उनके साथ बिल्कुल भी हमने नहीं कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है। अब फिर और दूसरी बात, हमारी एक इंटेलिजेंट बाइंग में ये भी आ जाता है कि सीजनल बाइंग कर लो। जैसे हम कई बार क्या करते हैं, इस सीजन है टोमेटोज का, सपोज टोमेटो आजकल सस्ते मिल रहे हैं, कई बार बीच में ना महंगे हो जाते हैं, 80 रुपीज है, 90 रुपीज है, 100 रुपीज तक जाते हैं, समटाइम्स 15-20 रुपीज के केजीज होते हैं। सो दैट एट दैट टाइम यू कैन बाय आफ्टर, उसकी आप प्योरी या किसी तरह सॉसेज या कुछ बना के, डिफरेंट काइंड ऑफ आजकल इनोवेटिव फूड्स आते हैं, यू कैन फ्रीज दैट इन, ताकि जब महंगा हो तब आप यूज कर सकते हो, बिकॉज ये चीजें जो हैं वो हमेशा यूसेज में रहती हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, जूस बना के, स्क्वैशेस बना के रख सकते हो, ठीक है, उनमें प्रिजर्वेटिव डाल के कर सकते हो, ठीक है, लेमन का आप जूस निकाल के रख सकते हो, और ऐसी सी बहुत सारी चीजें जो जो जैसे जैसे प्रिजर्वेटिव डाल के आप हमेशा उनको यूज कर सकते हो, सो स्टोरेज स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। एंड बाइंग विद अ डिफरेंट पर्पस ऑफ इन माइंड, आप डिफरेंट पर्पस के लिए, लाइक सपोज हमने आपने मैंगो शेक पीना है, ठीक है, या फिर ड्राई फ्रूट्स लेके रखना है, ठीक है, अब दिवाली के दिनों में आया तो वो आप स्टोर कर सकते हो, जैसे गिफ्टिंग हुई है तो आप बाद में नहीं खरीदोगे उसको, ठीक है। फिर है आपको एक और चीज, सबसे जो बड़ी बात है, आपको वेट्स एंड वॉल्यूम्स का पता होना चाहिए कि आपको कितना वेट उसमें चाहिए और कितने वेट में कितनी क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट आपको चाहिए। सपोज आप प्रोटीन्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, किसी चीज के लिए भी आप कुछ भी बाय कर रहे हैं, जो भी फूड आइटम, तो आपको पता होना चाहिए कि इतने वेट में इतना अवेलेबल है, और इस फैमिली में इतने लोग हैं और एक दिन में इतना खाते हैं, तो एक दिन में इतना लगेगा, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए मंथली, ठीक है। मंथली आप करेंगे तो आप अगर मंथ का खरीद रहे हैं, वीक का खरीद रहे हैं, उस हिसाब से, एंड वेट एंड वॉल्यूम्स की नॉलेज होनी चाहिए, वेट एंड वॉल्यूम से हाउ मच न्यूट्रिएंट इज अवेलेबल उसकी नॉलेज होनी चाहिए, देन यू कैन प्लान, एंड देन फिर आप जाके सेल और घर में जो चीजें पड़ी हैं बची हुई है, या फिर थोड़ा सा इंटेलिजेंट बाइंग आपकी यूज करके, जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया उसके हिसाब से यू कैन परचेज द थिंग्स। तो ये चीजें आपको अगर पता होंगी, वेट्स एंड रेशियोज एंड वॉल्यूम्स, तो उसमें भी आपको बाइंग में बहुत हेल्प मिलेगी, बजटिंग ऑफ द फूड में हेल्प मिलेगी, ठीक है। नॉलेज ऑफ ग्रेड्स, ब्रांड्स एंड लेबल्स, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिग ब्रांड्स में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और लो ब्रांड में नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि नहीं, ये विद यूसेज ही पता चलता है, विद प्रैक्टिस ही पता चलता है। जैसे आई एम होम मेकर, सो आई एवरी होम मेकर नोज, वो क्योंकि यूजुअली बड़ी फ्रीक्वेंटली दे विजिट द मार्केट्स एंड समटाइम्स दे बाय द बिग बजट, अपने पैसा खर्च करके एक बिग ब्रांड का एक घी या तेल का आइटम ले आते हैं, ठीक है। तो वो महंगा मिलेगा, ऑब्वियसली ब्रांड का नेम है, ब्रांड में आपको पता है कि कहाँ कहाँ से रिटेलर एंड ऑल, फिर ट्रांसपोर्ट में इतने सारे खर्चे डाल के, वो एक आपका लोकल मार्केट का ब्रांड है। सपोज आपके आसपास कहीं देसी घी मिलता है, लोग उन्होंने गायें रखी हुई है, वो अपना मलाई वगैरह उतार के सब उसको करके एंड देन घी तेल बना के वो बेचते हैं, बिकॉज उनके लिए कोई कंपनी नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है, तो उन्होंने वो अपने प्राइसेस लेस करके। सो आपको पता होना चाहिए कि रियलिटी में वो गुड क्वालिटी ऑफ फूड दे आर सेलिंग, ठीक है, अदरवाइज देन यू कैन गो फॉर दैट कंपनी ओनली, अदरवाइज यू कैन। ये सारी चीजें आपकी नॉलेज पे, आपके आसपास का जो एरिया है
उस पे या लोकल मार्केट्स के साथ या बिग मॉल्स के साथ एससीसी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी, इन चीजों की नॉलेज होगी एंड विद एक्सपीरियंस वो होती जाती है, अपने एरिया में हो जाती है, ठीक है। वो सब नॉलेज होगी, देन यू कैन बाय और सेव मनी भी कर सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है। एंड वी हैव टू सेव मनी at all costs, but we cannot compromise with the quality of the good food and for the nutrients for any of the economic status person to which he or she belongs. Preparing market list, अच्छा, अब सबसे बड़ी पहले बात होती है कि जब भी आप खरीदने जाएं, आप सबसे पहले अपना बजटिंग करने का मतलब ये है कि यू कैन प्रिपेयर द लिस्ट। उसमें सबसे पहले आप जो भी लिस्ट में जो जो चीजें चाहिए जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, विच आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, वो आप अपनी लिस्टों में बनाइए। जो अल्टीमेटली नेसेसरी है, अटमोस्ट प्रायोरिटी वाली चीज है, वो आप सबसे पहले लीजिए, ठीक है जी। यही एक लिस्ट बनाने का फायदा होता है, ठीक है। तो फिर एक आप लिस्टें किस तरह की बना सकते हैं? आप कुछ चीजें देखो आपको एनुअल लिस्ट में बनानी पड़ती हैं, एनुअल परचेज लिस्ट होती है, कुछ मंथली परचेज लिस्ट होती है, कुछ वीकली होती है और डेली परचेज होती है। अब एनुअली क्या होती है, जैसे अब व्हीट, मेज, ड्राई फ्रूट्स या ऐसी कोई चीज, ड्राई फ्रूट्स तो नहीं कहूंगी, व्हीट, मेज, मक्की का आटा, गेहूं का आटा या राइस भी समटाइम्स, ये हम एनुअली खरीदते हैं। जब सीजनल होता है, जैसे अब अप्रैल है, अब बिकेगी तो आप अबंडेंट में लेते हो, क्विंटल्स में लेके आप उसको प्रिजर्व करते हो। जो भी ड्रम आते हैं, जो भी आते हैं, उसको क्लीनिंग करते हो, सुखाते हो, एंड देन फिर वो भी मेक श्योर करते हो कि गेहूं है, फिर उसमें कुछ ना कुछ डाल के रखते हो कि कीड़ा ना लगे। सो दिस इज प्लान फॉर द एनुअल परचेज। सो जिस मंथ में ये लोगे, ऑब्वियसली गेहूं का या चावलों का या मक्की का या जिसका भी खर्चा बढ़ेगा, तो आपको बाकी थोड़ा सा इकोनॉमिकली लोअर करना पड़ेगा, बिकॉज वो जो परचेज है वो एनुअल है। उसके बाद मंथली परचेजेस में भी आप जाते हैं, दालें हैं, दालों के साथ बेसन है, और जो कुछ भी छोटी 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 चीजें हैं जो आप थोड़े टाइम के लिए, महीने भर के लिए परचेज करते हैं, उसमें से भी कई बार बच जाती हैं। वो सारी चीजें आपकी मंथली परचेज में आती हैं। फिर कुछ परचेज होती है वीकली। वीकली परचेज में आपका फ्रूट आ जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं मेनली, जो वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जो कुछ चीजें तो फ्रीज करके रखनी होती हैं, कुछ फ्रिज में रखनी होती हैं, कुछ ही चीजें हैं जो। बाकी डेली वाली जो होती हैं उसमें मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे आप दूध डेली लेते हो, ठीक है, एक बार डेली आएगा आएगा दूध। तो ऐसी सारी चीजें होती हैं जिनकी परचेज लिस्ट अलग से होती हैं। एनुअल के लिए अलग खर्चा होता है, मंथली परचेजेस के लिए अलग खर्चा होता है, वीकली परचेजेस के लिए अलग होता है, एंड डेली परचेजेस के लिए अलग होता है। इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द फूड एंड उनकी शेल्फ लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर रह जाती हैं। एनुअली तो आप वही खरीदोगे जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है और वो प्रिजर्व होके हो सकती है, खराब नहीं होती है। मंथली जो मंथ तक ठीक रहती हैं, या मोर देन अ मंथ ठीक रहती हैं। वीकली जो एक वीक तो एटलीस्ट ठीक रहती हैं, और डेली जो है वो तो डेली की डेली आपको खानी पड़ती है। और उतना ही दूध लोग लेते हैं, उतना ही पनीर डेली लोग लेते हैं, उतना ही कर्ड 2 दिन भी काट जाता है, बट फ्रिज में रखिए, ठीक है ना। मेनली मिल्क है, पनीर है, ये सब चीजें आपको डेली डेली बेसिस पे उसी दिन ही लेनी होती हैं। जैसे आज हमारा कुछ फैमिलीज 1 किलो दूध लेंगी, कुछ 2 लेंगी, कोई 2.5 किलो लेंगी, क्योंकि उनकी यूसेज उस हिसाब से है, कितनी चाय पीते हैं, कितना दूध पीते हैं, या मिल्क का और कोई प्रोडक्ट जिन्हों में ज्यादा लेना होता है। और डेली की डेली ये चेंज भी होता है। जैसे सपोज आज किसी ने खीर बना ली तो दूध की क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम हो गई, तो उस दिन की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो ये डेली परचेजिंग में आ जाता है, डेली प्लानिंग में आ जाता है, ठीक है। अब एक तो सबसे बड़ी बात है, एवरीबडी नोज दैट अवॉइड अननेसेसरी बाइंग। ये मैं आपको वैसे भी, और एवरीबडी नोज, आप ग्रोन अप हो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अननेसेसरी बाइंग नहीं करनी चाहिए। जैसे ज्यादा दालें खरीद ली, फिर वो संभालना मुश्किल हो जाता है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, फिर कीड़ा लगता है, उसमें वेस्टेज है। दूध भी अननेसेसरली 4-4 किलो, अगर 2 किलो की आपकी कैपेसिटी है, डेली आप 2 किलो लेते हैं, फिर उसी दिन जिस दिन ज्यादा आपको चाहिए उसी दिन ही आप उसी दिन ही ज्यादा लीजिए, अदरवाइज आपको ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डेली परचेजिंग में है। जो वीकली परचेजिंग है तो वीक की ही लीजिए, अगले वीक ही परचेज कीजिए। अननेसेसरी बाइंग, जो यूजलेस चीजें हैं, समटाइम्स हम जैम, जेलीज एंड ऑल बहुत ही एक्सेस में खरीद लेते हैं, तो फिर वो, अब जैसे कोविड वाले में भी गिवन एन एग्जांपल, भी लोगों ने इतना इतना खरीद के अपने घर में रखा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट phobia कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। That's correct also, because sometimes the things are not available, medicines and all, सब कुछ चीजें हैं। तो ये तो एक अलग टाइम की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, बट आप फिर भी वो वाली चीजें लीजिए जो आप प्रिजर्व कर सकते हैं। अब दूध किसी ने नहीं लेके रखा बहुत ज्यादा, किसी ने ये देखा, आटा तो चाहे 50 किलो लेके रख लिया होगा, या दालें 4-4, 5-5 किलो लेके रख ली होगी। अगर वो 1-1 किलो लेते हैं मंथली, 2-2 किलो लेते थे, तो अब 6-6 किलो, 10-10 किलो ले ली होगी। बट आपने देखा कि दूध, पनीर, ये उन्होंने 5-5, 6-6 किलो लेके रखा हो, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें क्या है जो प्रिजर्व नहीं हो सकती, वो डेली बेसिस पे आती हैं, 1 या 2 या 3 दिन का आप मैक्सिमम ले सकते हैं, और उनको फ्रीज करके आप या फ्रीजर में या फ्रिज में
आप उनको प्रिजर्व कर सकते हो। सो ये कंडीशंस आपको पता है, तो ये सब बजटिंग में आती है। इससे खर्चा ही बचता है और प्लानिंग से खर्चा बच जाता है, और जो चीजें पड़ी हैं उनको आप यूज कीजिए, ठीक है। अच्छा, और होम प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, इसमें भी अब आपको ये बताती हूँ कि कुछ ऐसी चीजें, एग्जांपल्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट आपको अगर मैं बताऊं कि होम प्रोडक्शन जो भी है, कई बार हमारे घर में कोई चीजें हैं, सपोज किसी के पास थोड़ी जगह थी, वो ग्रीन वेजिटेबल्स लगा लेता है, ठीक है, और वो उसमें पैसे बच जाते हैं। सपोज सारी तो नहीं लगा पाता, जितनी भी है उसमें पैसे बच जाते हैं, तो आप वेजिटेबल्स का मत कीजिए। और कई बार क्या है, कईयों के घर में गाय भैंसे जो भी हैं, उन पे उनका खर्चा होता है, उनकी केयर में खर्चा होता है, तो दूध फ्री का हो जाता है। तो उस चीज में मतलब ये सब तो होम प्रोडक्शन है, घर में प्रोडक्शन है, और उसी हिसाब से फिर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज घर में अवेलेबल है, तो उसके लिए आप बाहर नहीं जाएंगे, उसके लिए प्राइस देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और उसके बाद है प्रेपरेशन ऑफ द फूड बजट, ठीक है। ये फाइनली अब आपका ये सारी चीजें हैं, और कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें कंसिडर करके आप फूड फूड का बजट बना सकते हैं। So that's what in that chapter was discussed in the food budgeting. मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, ठीक है। आपको न्यूट्रिशनल क्वांटिटी से कोई करने की जरूरत नहीं है कॉम्प्रोमाइज, और कोई भी लेवल हो, इकोनॉमिक लेवल हो, आपको फूड अच्छा ही गुड क्वालिटी, और जो 3 कैटेगरीज ऑफ फूड्स हैं, just try to provide those, not try, make sure definitely कि आप वो सब चीजें उनको प्रोवाइड करें, सो दैट बजटिंग उनकी ठीक ठाक हो और उनको न्यूट्रिएंट मिल जाए बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक लेवल। तो आप नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर विच इज अ फूड सिलेक्शन। ये सारा भी उसी चैप्टर से रिलेटेड है, आपको फूड सिलेक्शन भी उसी बजटिंग में ही आता है, जो मैंने आपको बताया कि मनी के साथ ही अवेलेबल है, और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, ये दो चीजें जो हैं इस चैप्टर में ही जो मैंने फूड बजटिंग में बताया, इसमें भी वो दो चीजें, जैसे फूड विद इन द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल एंड द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ईच मेंबर, ठीक है। ये आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है व्हेन एवर यू आर प्रोवाइडिंग फॉर द फूड सिलेक्शन, जो भी आप फूड की सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। वाइल मनी इज अ सीरियस लिमिटिंग प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ अस, क्योंकि सबका इकोनॉमिक स्टेटस है, हर कोई बंदा सेम खर्चा नहीं कर सकता है। सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज of the economic level of the person of the families for the food planning। इसमें भी यही सब सारी चीजें हैं, लाइक अगर आयरन के आप कैप्सूल्स या आयरन के लिए कोई महंगा प्रोडक्ट्स नहीं दे पाएंगे, तो आप जैगरी करिए, ठीक है, जैगरी की बजाय फिर हनी करिए, ठीक है, मीठे में आपको ये सब पता है, ठीक है। ये तीनों कैटेगरीज में हर तरह का फूड अवेलेबल होता है। जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर एंड यू विल फाइंड कि कैसे फूड सिलेक्शन है, ठीक है। ये सारी चीजें इन 2-3 चैप्टर्स में दी हुई है। नेक्स्ट भी एक फूड सिलेक्शन का ही आपका चैप्टर है, जिसमें कंटिन्यूड है। पहले वाले चैप्टर में इन्होंने एक चैप्टर में डिस्कस किया है जिसमें सिर्फ आपके एनर्जी बिल्डिंग एंड दी बॉडी बिल्डिंग वाले चैप्टर हैं। सेकंड जो फूड सिलेक्शन वाला चैप्टर था, उसमें इन्होंने जो प्रोटेक्टिव एंड द रेगुलेटरी फूड्स प्लस जो एक्स्ट्रा आपको सीरियल्स एंड ऑल अवेलेबल करना होता है, उसमें भी सेम ही चीजें हैं कि आपको न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स एंड फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस देख के आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग भी कितनी तरह की है वो सब आप प्लानिंग करके उनको फूड सिलेक्शन में, ठीक है ना, जब आप बजटिंग कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, आपको वेट एंड वॉल्यूम्स की और रिक्वायरमेंट्स की और इकोनॉमिक स्टेटस की नॉलेज होगी, और फूड की क्वालिटी की नॉलेज होगी, ठीक है, और फूड के इंग्रेडिएंट्स की, मिनरल्स की, और बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड्स की नॉलेज होगी, तो आपके फूड सिलेक्शन में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हर क्वालिटी में ये जो चैप्टर्स थे ना, 12th एंड 13 चैप्टर हैं, ये सारे इसी के ऊपर अवेलेबल बेस्ड हैं, और इसमें यही नॉलेज अवेलेबल है कि आपको किस तरह से, जब आपको पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया है, उसमें अगर आपको सारी की सारी नॉलेज होगी तो अलग तरह के फूड में अवेलेबिलिटी है। इस बुक उन चैप्टर्स में बताया हुआ है, आप पढ़ के देखिएगा कि एक अगर महंगा फूड है तो लो वाले में वही मिनरल या वही क्वांटिटी, बेशक वो एनर्जी गिविंग है या बॉडी बिल्डिंग है या प्रोटेक्टिव है, रेगुलेटरी एलिमेंट है, एनर्जी एलिमेंट है, तो वो किस लोअर प्राइसेस वाले कंटेंट में अवेलेबल होगा, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू दीज चैप्टर्स इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम। सो अगला वाला आ गया फूड स्टोरेज। ये भी सारा इसी चीज से देखो रिलेटेड है। अगर आप फूड खरीद रहे हैं तो उनकी प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। अब जैसे ईयरली परचेज लिस्ट थी, उसमें अगर आपको गेहूं या राइस गुड क्वालिटी या गुड अमाउंट या गुड क्वांटिटी में अगर खरीद रहे हैं, तो उसकी भी एक अलग तरह से स्टोरेज की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है।
तो जो वो ड्राई होता है तो इतना दिक्कत नहीं आएगी उसको ड्राई वाले में, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी मंथली जो है स्टोरेज लिस्ट है, परचेज लिस्ट है, उस वो अलग तरह का फूड होगा, तो उसमें अलग तरह की स्टोरेज की आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। और जब वीकली वाला करेंगे, वीकली वाली और डेली स्टोरेज है, डेली स्टोरेज मिल्क है तो आप एक बार बॉयल कीजिए या विदाउट बॉइलिंग भी फ्रिज में रखेंगे, दैट कुड बी स्टोर्ड फॉर वन डे और देन अदर डे, ठीक है। अदरवाइज आपको, अगर आप बाहर भी स्टोर करते हो तो आपको एक बार बॉयल करना पड़ेगा, फिर आफ्टर फ्यू आवर्स फिर से बॉयल करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप फ्रिज में रख देते हो सकता है वो एक दिन तक 24 आवर्स तक रहेगा, उसके बाद आपको फिर से निकाल के शायद फिर से बॉईल करना पड़े। सो दीज आर द प्रोसेसेस व्हिच वी लर्न विद experience when we deal with the cooking, we deal with the managing the family food budget. We plan for the food budgeting and we make the list, different kind of list which I have told you, for the longer period, for the shorter period and very smaller period. सो और मार्केट प्राइसेस, वॉल्यूम, वेट्स एंड ऑल, जब आप सबको, और न्यूट्रिएंट्स की सबसे बड़ी ज्यादा आपको नॉलेज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द वेट्स एंड वॉल्यूम्स, एंड मार्केट की भी प्रॉब्लम, मार्केट की भी नॉलेज हो जाएगी कि कहाँ कौन सी चीजें हैं, देन यू कैन प्लान, ठीक है। ये विद एक्सपीरियंस आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। व्हेन यू स्टार्ट ट्रीटिंग विद दोज थिंग्स, जब आप डील करना शुरू करते हो तो फिर आपको पता चल जाता है कि इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है। तो आप भी कभी खरीद के देखिए, इसको चीज को प्लान करना शुरू कीजिए, मील्स प्लान करनी शुरू कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनानी शुरू कीजिए, कुछ इनोवेटिव डिशेस बनानी शुरू कीजिए जिसमें आप कैलोरी अमाउंट्स को डील करके बनानी शुरू कीजिए, ठीक है। खिचड़ी बना के देखिए कि उसमें सारी तरह के फूड्स आ जाते हैं, जैसे yesterday we have discussed। तो इनोवेटिव फूड्स भी आप बना सकते हैं, कुछ कुछ गार्निशिंग के लिए डालिए। आजकल तो इतने कुकिंग शोज एंड फूड्स हैं, उसमें से लर्न करने की कोशिश कीजिए कैसे सेव करना है, कैसे बनाना है, ठीक है। तो नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फूड स्टोरेज एंड फूड स्टोरेज किस लिए सबसे बड़ी बात है कि फूड स्टोरेज हमारा जो है, इसमें मेन जो इस चैप्टर में बताया हुआ है, उस स्पॉइलेज को अवॉइड करना है। अब हम अगर जनरली भी देखें ना, तो जो ड्राई फूड्स होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स हैं, फूड आइटम है, उसकी स्टोरेज लिटिल बिट इजी हो जाती है, ठीक है। बिकॉज ड्राई वो ऑलरेडी है, हम गुड क्वालिटी का ड्राइड वाला लाते हैं और मेक श्योर करते हैं धूप में एक दिन सुखा के, या ना भी सुखाने की जरूरत पड़े, अगर वो ऑलरेडी ड्राइड है तो उसको टाइट कंटेनर्स में रखिए तो उसको कुछ नहीं होता, ठीक है। हमारी दालें हैं वो 1-1.5 महीना, 2 महीने, बल्कि 3 महीने भी काट जाती हैं। गेहूं, कनक जो भी आप लेते हैं, बीट को सीड्स लेते हैं, तो आप उसको बड़े बड़े ड्रम्स में इवन बाहर आउटसाइड ही रखते हैं। सिर्फ मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होगा, देन वी कैन सेव इट फॉर मोर देन अ ईयर, 1.5-2 साल तक भी सेव हो जाती हैं, ठीक है, ड्राई में। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, ठीक है, प्रॉब्लम आती है जब हम थोड़ा सा वेट वाला, जिसमें वाटर कंटेंट आना शुरू हो जाता है। वाटर कंटेंट आता है, दैट मीन्स की वाटर कंटेंट है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि उनको ग्रोथ के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ग्रोथ के लिए वाटर मिल जाएगा, एंड उसके ऊपर फिर थोड़ी देर वो बैठते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो ऐसे स्पॉइल करते हैं। तो उसके स्पॉइलेज देखने के लिए फूड का क्या है, सबसे बड़ी बात है कि उसकी अपीयरेंस चेंज होनी शुरू हो जाएगी। जो कलर होता है जो यूजुअल फूड का, या किसी जो भी आपने स्टोर किया फूड, उसका यूजुअल कलर, टेक्सचर, फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा, अरोमा, उसकी खुशबू फूड की जो नेचुरल थी वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फूड स्टोरेज में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी मेंटेन होनी चाहिए, सेफ्टी भी रखनी है और शेल्फ लाइफ भी हमने उसकी बढ़ानी है। तो जो आप ऑलरेडी फूड प्लानिंग कर रहे थे ना, जो बजटिंग कर रहे थे ना, तो उसमें बहुत सारी चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जब बजटिंग कर रहे हैं, एक तो आपको परचेज लिस्ट जो एनुअल है वो सब है, लेकिन जब आप एक चीज को ले भी आए घर में, सपोज हमने 1 मंथ वाली लिस्ट में काफी सारी दालें हैं, तो उनको प्रोटेक्ट भी तो करके रखना, उनकी शेल्फ लाइफ भी कैसे है। ऐसा नहीं है कि जो दालें 1 या 2 महीने तक पड़ी रहती हैं, वो अगर आप थोड़ा सा उसको हवा लगेगी या कुछ लगेगी, उसमें कीड़ा लग जाता है, ठीक है। कीड़ा और डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी वो खाना शुरू कर देते हैं, कई तरह के नाम है, लोकल लैंग्वेजेस में भी आप बहुत सारे नाम लेते हैं कीड़ा। ऐसे जो गेहूं है आपकी, वो भी 1 साल उसमें भी लग जाता है कीड़ा, तो उनका भी ख्याल रखना होता है। जो एनुअल बजट होती है उनकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज करनी होती है, उनकी स्टोरेज का भी ख्याल रखना होता है, जो मंथली लिस्ट होती है उसका भी और जो वीकली लिस्ट होती है उसका भी। अब आप अगर अब देखो, फ्रिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड का और इंग्रेडिएंट्स को, क्वालिटी को मेंटेन रखने का। अगर फ्रिज ना हो तो हमारी जो लिस्ट है ना, परचेज लिस्ट है, वो सारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम डिपेंडेंट है फ्रिज पे बहुत ज्यादा, क्योंकि हम बहुत सारा फूड वो खरीद के लाते हैं विच इज मेंट टू स्टोर इन अ फ्रिज। फ्रिज के कारण भी हमारी लाइफ काफी इजी हो गई है, बिकॉज उसमें हम काफी सारी, जैसे हम 1 वीक की सब्जियां ले आते हैं तो 1 वीक तो बड़े आराम से फ्रिज में काट जाती हैं और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ठीक रहती है, क्योंकि
हम एक बार बनाते हैं, कोई एक ही तो सब्जी रह जाएगी ना जो एंड तक रहेगी, लास्ट वीक तक रहेगी। अब संडे के संडे आप सब्जी खरीदने जाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, उनको आप धो के फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है। फ्रिज में रखते हैं तो पहले दिन थोड़ी सी यूज कर ली, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो लास्ट डे तक आते आते सैटरडे तक तो बहुत ही कम एक आधा फ्रूट और एक आधी सब्जी बचेगी, क्योंकि आप उसी हिसाब से प्लान करके डेली के डेली प्लान करके लाते हैं। या फिर 3 दिन आपको दालें बनानी है, 3 दिन आपको सब्जियां बनानी है, तो आप 3 ही सब्जियां बनाइए, 3 दिन दालें रखिए, ठीक है। क्योंकि दालों की शेल्फ लाइफ ज्यादा है, तो फर्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप सब्जियां खाइए, तो खत्म कर दीजिए, 2 दिन आप दालों के लिए रख लीजिए, ठीक है। या फिर अगर आपको करना है तो कट करके, अच्छा आप और भी अगर वैसे भी आप अगर लो, तो फिर क्या होता है कि अगर आप फूड को धो के जिप लॉक ड्राई करके उसको जिप लॉक्स में डाल के रखते हैं, तो भी उनकी क्वांटिटी मेंटेन रहती है। सो एवरीबडी नोज दीज डेज, जो आपको स्टोरेज वाली बहुत सारी अवेलेबल हैं, बहुत सारे एयरटाइट कंटेनर्स आते हैं, बहुत सारे कंटेनर्स हैं, एयरटाइट कंटेनर्स हैं, जिप लॉक्स आते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं इवन टू स्टोर इन अ फ्रिज, डिफरेंट डिफरेंट पैक्स में, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में डाल के यू कैन स्टोर, ठीक है। कट करके कभी स्टोर नहीं करना है, क्योंकि जितना आप कट करके स्टोर करना शुरू कर देंगे, उससे उतना ही उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। उसमें सबसे बड़ी बात है, जो फूड स्पॉइलेज है वो कौन करता है? मेजर फूड स्पॉइलेज क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या नेचुरल एंजाइम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो आपको पता है कि जब भी कोई फूड कट फूड होगा, जैसे पोल्ट्री के आइटम्स आप लेके आएंगे, एग्स लेके आएंगे, या कोई और भी कोई आइटम लेके आते हैं, जो फेदर्स होते हैं उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो मतलब हेन्स हैं, ठीक है, वो उनके फेदर्स के साथ एग पे कुछ, अब आप एग को वॉश नहीं प्रॉपर कर पाए या सपोज, तो आप उसको तोड़ के बना रहे हैं, बेशक वो हीटेड अप है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे ग्रो विद इन दैट फूड टू, ठीक है। जब आप कुक भी कर लेते हो, देन ऑल्सो सो मेनी टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर, दे कैन मेक यू सिक, ठीक है। तो इस तरह के, क्योंकि और दूसरी बात ये कि अगर आप स्लॉटरिंग करवा के, या फिर जो कट मीट जो नॉन वेजिटेरियंस है, वो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी लिविंग सिस्टम है, इवन जो प्लांट सिस्टम है, फ्रूट्स भी हैं, उनमें भी काफी देर तक ना, अगर आप कट करते हो फ्रूट से अलग, आपको पता है सब में बायोलॉजिकल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंजाइम्स, और सारे सिस्टम्स जितने भी एक लिविंग सिस्टम्स में होते हैं, उन सब में एंजाइम्स दे आर वेरी एक्टिव। लेकिन जब आप उनको कट करते हो लिविंग सिस्टम से और या फिर प्लांट से, तो वो जो कट करने के बाद भी वो एंजाइम्स काफी देर तक एक्टिव रहते हैं, लेकिन अब उनका सिस्टम चेंज हो जाता है, सो दे कैन नॉट बिहेव, बिकॉज वो अब एक नॉर्मल सिस्टम से अलग आ गए हैं, दे कैन नॉट बिहेव नॉर्मली, सो दे स्टार्ट बिहेविंग एबनॉर्मली। तो समटाइम्स उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो भी आपको खराब करते हैं, वो भी फिर फूड की क्वालिटी, शेल्फ लाइफ डिक्रीज करने में दिक्कत करते हैं। अब सपोज जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड्स होते हैं थोड़े थोड़े ग्रीन कलर के, जो प्लांट्स, एक्चुअली प्लांट होता है वो, ठीक है, वो उगाता है, तो एल्गी या फिर फंजाई, दे कैन ग्रो इन द ब्रेड्स, ठीक है। ब्रेड भी हम स्टोर करते हैं फ्रिज में, तो वो सब बैक्टीरिया भी क्या है, वो भी फूड की क्वालिटीज को, कट फूड्स की क्वालिटीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा है नेचुरल फूड आइटम्स जो होते हैं, ये जो एंजाइम्स हैं, ये कंटिन्यू करते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं ये, इवन आफ्टर स्लॉटिंग, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, ठीक है। और जब वो डिजायरेबल कंडीशंस उनको नहीं मिलती है, सपोज आप एक बार, वो आपको कैसे पता चलता है, मैं अभी जो एक्सप्लेन किया आपको कि वो एंजाइम्स जो एक्टिव रहते हैं, आप पपाया ले आते हो, ठीक है, या बनाना ले आते हो, ठीक है, और एक और कौन सा फ्रूट होता है जो आप जो सिंपल ले आते हो, ठीक है। अब बनाना एंड पपाया का एग्जांपल ले लो, जब आप उसको लाते हो वो लेस राइपन्ड होता है, आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा हार्डन है, बट व्हेन यू स्टोर आफ्टर फ्यू डेज, अब वो जब वो कट चुका है, देखो ना, प्लांट से तो वो चीजें अलग हैं, बनाना भी और पपाया भी, एंड देन जब आप उनको यू जस्ट कीप देम एज सच, तो आफ्टर फ्यू डेज, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, तो आपका क्या होता है कि उन वो थोड़ा पकना शुरू हो जाते हैं। बनानास दे ऑल्सो गेट राइपन, एंड पपाया दे ऑल्सो गेट राइपन, आफ्टर सम डेज दे, पहले वो राइपन होते हैं एंड देन ओवर राइप हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि उनकी फूड जो क्वालिटीज है वो डिटीरियोरेट होनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स जो उनके अंदर ही एक्ट कर रहे थे, ठीक है। वो उनको और राइप करते हैं, और राइप करते हैं, आफ्टर सम डेज, अच्छा कुछ हद तक तो ठीक है कि कुछ टाइम तक तो वो राइपन होते हैं, थोड़े से ओवर राइप हो जाते हैं, देन ऑल्सो देन, लेकिन फिर वो ओवर 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 राइपन हो जाते हैं, देन द फूड क्वालिटी, अरोमा, टेक्सचर, कलर, टेस्ट, सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो वी डोंट प्रेफर दीज थिंग्स, दैट वी शुड ईट दैट, ठीक है। उनके न्यूट्रिएंट कंटेंट्स वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बिल्कुल डिमिनिश हो जाते हैं,
ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो इनबिल्ट एंजाइम्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, मोल्स हैं, ठीक है, और मोल्स हैं, और क्या था, हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आप एक कॉमन वर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको पता है आपके घर में जो रोडेंट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो भी अगर फूड पड़ा है तो खाने आ जाते हैं, उनसे भी क्वालिटी खराब होती है, या इंसेक्ट्स चढ़ जाते हैं। आजकल समर्स हैं तो मीठा अगर कुछ भी बाहर आ जाए तो इतनी सारी चींटियां, एंड्स उसके ऊपर आ जाती हैं, फिर थोड़े थोड़े बड़े बड़े वाले इंसेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, फ्रूट फ्लाइज आनी शुरू हो जाती है। अगर आप कट करके देखो तो ड्रोसोफिलाज आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला इज नॉट वेरी डेंजरस काइंड ऑफ अ फ्रूट फ्लाई, बट वो क्वालिटी तो खराब करेगी ना, दैट स्टार्ट सर्वाइविंग ऑन दैट फूड। वो उसके इंग्रेडिएंट्स को खराब करना शुरू करेगी, तो उसके कलर में, टेक्सचर में, अरोमा में, टेस्ट में, सब में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फूड स्पॉइलेज में करते हैं? सबसे बड़ी बात टेम्परेचर। अब जैसे समर्स आती हैं तो आप कुछ भी बाहर नहीं रख पाते हो, ना दूध, ना बना हुआ खाना, ना कच्चा खाना, ना फ्रूट्स, ना सब्जियां, कुछ भी यू कांट कीप आउटसाइड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज वो चीजें बहुत जल्दी माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए आपको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए अब आजकल के दिनों में तो फ्रिज मैंडेटरी हो जाता है कि उसने फ्रिज में ही स्टोर किया जाता है खाना, अदरवाइज दिक्कत आ जाती है, ठीक है। लो टेम्परेचर कभी भी जो लो टेम्परेचर है वो फूड क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं होता है। हमेशा लो टेम्परेचर पे फूड एंड चीजें मेंटेन रहती हैं और न्यूट्रिशन क्वालिटी मेंटेन भी रहती है। दैट्स वाई जो फ्रिज है वो बहुत ही हमारी कुकिंग का और स्टोरेज ऑफ फूड का एक एक्टिव पार्ट है, ठीक है। अच्छा, मॉइस्चर एंड ड्राइनेस दोनों चीजें हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं, हमारी वेजिटेबल्स हैं जिनमें मॉइस्चर कंटेंट, वी नीड द मॉइस्चर कंटेंट, और जब वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है तब उनकी फूड क्वालिटी खराब होनी शुरू हो जाती है, उनका कलर खराब होना शुरू, अरोमा भी डिफरेंट आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। कलर भी खराब हो जाता है, तो उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज भी खराब होनी शुरू हो जाती हैं। एंड समटाइम्स क्या है कि कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो हमें उसमें मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है, एंड मॉइस्चर के कारण उस पर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, एल्गी की, फंजाई की, या फिर जो फंगस लग जाती है, और मॉइस्चर आने के कारण उनका कलर चेंज हो जाता है। सो बोथ टाइप्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि कौन सी ड्राई है, उनको ड्राई स्टोरेज और उनकी ड्राई रख के उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना है, और कैसे करना है ये आपको देखना है। क्योंकि जो ड्राई चीजें हैं वो ड्राई कंटेनर में होंगी और ड्राई स्पेसिस पे होंगी और डार्क स्पेसिस पे होंगी, ठीक है। बट जो मॉइस्चर वाली सब्जियां हैं वो मॉइस्ट कंटेंट उनका मेंटेन रखना है, उनको फिर मॉइस्ट वाले कंटेनर्स में करना है जिनमें उनका मॉइस्चर कंटेंट आई मीन मेंटेन रहे, एंड देन वी हैव टू कीप इन दोज आई मीन क्या जिप लॉक्स या फिर प्लास्टिक कंटेनर्स, देन वी हैव टू कीप इट इनटू अ फ्रिज। अगर बाहर रखेंगे टेम्परेचर ज्यादा होगा, उनका मॉइस्चर कंटेंट इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, देन ऑल्सो उनकी क्वांटिटी एंड न्यूट्रिएंट्स खराब होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एयर एंड ऑक्सीजन। अब जैसे क्या है कि विटामिन होते हैं, पर्टिकुलरली ए एंड सी, जिसमें जो फूड में होते हैं कलर्स में और फ्लेवर्स, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है एयर एंड ऑक्सीजन से। जैसे विटामिन सी है हमारा, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और ज्यादा एयर मिलेगी एंड ऑक्सीजन। जो ऐसे फूड्स हैं जिसमें ए एंड सी है उनका भी आपको ख्याल रखना है। फिर उनका खराब होना शुरू होता है, फिर उसके ऊपर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है मोल्ड्स की, ठीक है। तो उनको हवा से और मॉइस्चर से बचाना है। तो एक कुछ ऐसे विटामिन हैं जैसे पर्टिकुलरली राइबोफ्लेविन है, विटामिन ए और सी ऑल्सो, जो फूड में होता है, जो लाइट से भी डिस्टर्ब हो जाता है, लाइट से भी उनकी खराब हो जाती है। ऐसे ऐसे सेंसिटिव फूड्स हैं जिसको हमने लाइट से भी बचाना है। और एक दूसरा ये होता है कि टाइम पीरियड, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब उसकी पीक की क्वालिटी होती है, जब हमारा हार्वेस्ट होता है। जैसे सपोज हम कहते हैं कि सीजनल फूड्स, ठीक है, सीजनल फ्रूट्स एंड सीजनल जो भी आते हैं वो उस वक्त तोड़े जाते हैं, उस वक्त ही शॉर्ट टाइम में आपको खाने होते हैं। अब मैंगोज है, मैंगोज का एक सीजन है, आप इसी सीजन में खा सकते हैं, यू कैन नॉट स्टोर द मैंगोज बिकॉज उसके ऊपर बाद में टेम्परेचर का, लाइट का और हर चीज का फर्क पड़ेगा। तो सीजनल फ्रूट्स सीजन में ही खाए जाते हैं, सीजन में ही उनकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसी सीजन में ही उनकी प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसी सीजन में उसको खाना पड़ेगा, और अगले सीजन में ही जाके वो अवेलेबल होगा। और अब फिर एक और तरह की कैटेगरीज आती है फूड्स की, जिसमें हम कहते हैं कि पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल फूड्स होते हैं। पेरिशेबल में वही आ जाते हैं जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स आ गए, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आ गए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आ गए, एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आ गए, एंड नॉन वेजिटेरियन आ गया, जैसे चिकन, फिश, हम ये सब लेके आते हैं। ये सारे ये पेरिशेबल होते हैं, आप इनको ना ज्यादा बहुत देर तक स्टोर करके रख सकते हैं, नॉट इवन इन फ्रिज। और हम आई मीन आपको आई मीन सजेस्ट भी नहीं करेंगे
कि इनको ज्यादा देर रखना चाहिए, बिकॉज ये एनिमल फूड है, इनमें एनिमल एंजाइम्स होते हैं। अगर आप उनका बाहर वाले एनवायरनमेंट से, लाइट से, टेम्परेचर से और एयर से, ऑक्सीजन से बचा भी लेंगे ना, देन ऑल्सो जो इंटरनल एंजाइम्स हैं, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, दे स्टार्ट वर्किंग। जैसे मैंने आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ द बनाना एंड द पपाया, एंड द इंटरनल एंजाइम्स दे स्टार्ट वर्किंग, एंड वो इंटरनली ही इनको डिस्टर्ब कर देते हैं, इनकी क्वालिटी को खराब कर देते हैं, इनके कलर, टेक्सचर, अरोमा, एवरीथिंग डिस्टर्ब कर देते हैं। इसी तरह से ये जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, एंड एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको भी ज्यादा देर स्टोरेज सजेस्टेड नहीं है। एंड क्योंकि इनके इंटरनल वाले, आप बाहरी आउटर वाली जो कंडीशंस है उनसे अगर आप इनको प्रिजर्व कर भी लेते हैं, देन ऑल्सो इनका जो बाहर वाला इंटरनल एंजाइम्स हैं, दे ऑल्सो डिस्टर्ब देयर क्वालिटी और सारी तरह की जो क्वालिटी। उसके बाद आ जाता है कि सेमी पेरिशेबल फूड्स हैं, सेमी पेरिशेबल जो रखे जा सकते हैं फॉर सम टाइम, लाइक सीरियल्स हैं, व्हीट फ्लोर हो गया, रिफाइंड फ्लोर हो गया, वर्मिसेली होगी, सूजी होगी, सेमोलिना हो गई, बेसन हो गया, अनियन, पोटैटोज, गार्लिक, फ्रूट्स में आपके सिट्रस फ्रूट्स आ गए, ठीक है। तो ऐसी चीजें हमारी थोड़ी देर तक चलती हैं। जैसे अब लेकिन अब नॉन पेरिशेबल में सीरियल्स आ गए, शुगर आ गई कैटेगरी। जो शुगर है आप कितने महीनों तक भी आप डिब्बों में डाल के रख सकते हो, खराब नहीं होती है, पल्सेस खराब नहीं होती हैं, सीरियल्स खराब नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब जो ग्रेन्स है, होल ग्रेन्स है, वो खराब नहीं होते हैं। अब आप देखिए जो गेहूं है उसकी प्रिजर्वेशन और जब आटा पिसा लेते हो उसकी प्रिजर्वेशन, दो चीजों में बहुत फर्क है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे गेहूं के सीड्स, ठीक है, व्हीट सीड्स को आप स्टोर करते हो, देन इट बिकम्स इजियर। वो ड्राई है, उनकी स्टोरेज के लिए आपको कम मेहनत करनी पड़ती है, दैट नीड्स लेस ऑफ एफर्ट्स। बट जब आप उसको चक्की पे ले जाके उसका आटा पिसवा के फिर आप ड्रम में रखते हो उसको, देन वो उसकी उतनी लाइफ नहीं है, शेल्फ लाइफ नहीं है, ठीक है। बट वो क्या है, सेमी पेरिशेबल में आ जाता है, दैट कैन आई मीन दैट कैन स्टोर्ड to 1 month or more than a 1 month, 2 months, ठीक है, sometimes 3 months, but not for a year. So you can compare कि storage में जो storage की condition है या form है, wheat seeds can be stored more than a year, but जो wheat seeds को फिर पिसा के आटा बनाया जाता है, that can be stored to months, few months, ठीक है। So इन चीजों को ख्याल में रख के आपको स्टोरेज, फूड स्टोरेज का ख्याल रखना है कि किस तरह से उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना है, टेम्परेचर देखना है, पीएच भी मेंटेन रहनी चाहिए, और पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल फूड्स और बिल्कुल ही पेरिशेबल फूड्स हैं, ठीक है, और नॉन की क्वालिटी पर में क्वालिटी, कलर, फॉर्म का ख्याल रखना है, कौन सी फ्रिज में स्टोरेज है, वो सब आपको चीजों का ख्याल रखना ही है और इन चीजों में, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू, ये चैप्टर था जो फूड स्टोरेज पे। नाउ दिस इज आल्सो रिलेटेड वन, क्योंकि ये सारी चीजें रिलेटेड ही हैं। जब आप प्लानिंग करते हो वहीं से शुरू हो जाती हैं, स्टोरेज कंडीशन भी वहीं से शुरू हो जाती हैं। जब आप प्लानिंग करते हो ना इकोनॉमिक स्टेटस के साथ ही, और आपको वैल्यूज पता होती हैं, फिर आपको स्टोरेज कंडीशंस भी पता चल जाती हैं, क्योंकि आप उसी हिसाब से परचेज करके लाते हो जिस हिसाब से आपको स्टोर भी करना है। तो स्टोर किस तरह से करना है और कैसे करना है, ठीक है। और दूसरी अब आ जाएगा फूड प्रिजर्वेशन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फूड वैल्यूज। अब आपको ये भी देखना है, अगर आपको सपोज आपको कोई ऑफर मिल गई, ठीक है, तो आप उसको स्टोर करके रखना चाहते हो, तो आपको स्टोर के तरीके भी देखने पड़ेंगे। पर ये नहीं है कि आपने स्टोर कर दिया और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चलेगी, देखने में चीज ठीक है बट न्यूट्रिशनल वैल्यूज मेंटेन्ड नहीं है, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। सो डोंट प्लान फॉर दैट, ठीक है। और इसमें क्या आ जाते हैं, दो ही चीजें हैं, एक तो जो प्रिजर्वेशन करने के तरीके हैं, एक तो प्रिवेंशन ऑफ डिले ऑफ द कॉम्पोजिशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हो स्टोरेज का, तो आपको ये ख्याल रखना है कि अब इस कितनी देर तक इस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे या डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड बाय एंजाइम्स। अच्छा, अब बाहर की चीजें जो मैंने आपको बताई जो पिछले चैप्टर में, ये सारे रिलेटेड ही हैं चैप्टर्स, ठीक है। तो अगर जब मैंने आपको बताया कि अब बाहर वाली टेम्परेचर, ठीक है, एयर कंडीशंस और क्लीनिंग वाला, ठीक है, ड्राई को ड्राई स्टोरेज और जो फ्रिज में है फ्रिज में, और उनका टेम्परेचर, एयर, ऑक्सीजन, मोल्ड से, बैक्टीरिया से, इंसेक्ट से, इन सब से बचा लेते हो। व्हाट अबाउट जो इंटरनल है, जब वो एक लिविंग सिस्टम है, फ्रूट्स हैं वो भी लिविंग एक प्लांट होता है, उसमें भी एंजाइमेटिक सिस्टम्स होते हैं, फ्रूट्स में भी एंजाइमेटिक सिस्टम होते हैं। जो आप मीट एंड मिलिट्री प्रोडक्ट्स लाते हो, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स लाते हो, सॉरी, तो उसमें भी आपके बीच में एंजाइमेटिक सिस्टम है, बिकॉज वो भी एक एनिमल सिस्टम का ही पार्ट आता है।
तो जो इंटरनल एंजाइम्स हैं वो भी तो एक्ट कर रहे हैं ना, दे स्टार्ट एक्टिंग डिफरेंटली देन, बिकॉज नाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम, सेपरेटेड फ्रॉम द लिविंग सिस्टम्स। सो वो वाले एंजाइम्स को कैसे बचाओगे? तो अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो बैक्टीरिया, ईस्ट से, मोल से, ठीक है, और इनहिबिट करना चाहते हो इनकी ग्रोथ, कि अगर हमने शो किया है बैक्टीरिया, एंजाइम्स, यीस्ट या मोल्ड्स ना ग्रो करें और डिस्ट्रॉय ना करें फूड क्वालिटी को, तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ग्रो ना करें और फंक्शन ना करें, और ऑलरेडी वो डेड, मतलब डेड हो या ना हो, और फूड क्वालिटी को ना करें। दैट इज कॉल्ड द बैक्टीरियोस्टैटिक मेथड। बस आपको जो भी आप मेथड अपनाओगे कि इस चीज को, इससे मैंने बैक्टीरिया से, इंसेक्ट से बचाना है, इसकी क्वालिटी को नहीं करना है, वो सारे के सारे मेथड्स जो कलेक्टिवली आ जाते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक मेथड्स में। इसमें सबसे ज्यादा पहले एक आप जो ऑप्ट कर सकते हैं वो हाई टेम्परेचर। सपोज आप एग्जांपल ले लीजिए मिल्क का। आपने मिल्क सुबह लिया, यू कैन नॉट कीप आउटसाइड। हाँ, विंटर्स में डिपेंड करता है ना टेम्परेचर। आपको आप जब आप फूड प्लानिंग करेंगे तो आपको सब ध्यान रखना पड़ता है। विंटर्स में अब आपका 2 घंटे भी दूध बाहर रह गया, वो सरवाइव कर जाएगा। उसके बाद आप उसको बॉईल करेंगे, देन इट विल सरवाइव। लेकिन क्या है कि अब गर्मियों में जैसे ही आप लेते हो, आ सकते हैं आप 10-15 मिनट भी अफोर्ड समटाइम्स नहीं कर पाते, बिकॉज वो दूध वाले ने जब से दूध लिया है, या पैकेट्स हैं कब से चले हैं, बाहर कैसे टेम्परेचर में रहे हैं, सो यू कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है, तो आपको इमीडिएटली बॉईल करना है। और आपको पता है समटाइम्स आप पैकेट वाला दूध या किसी से भी लेते हो, आप घर में आते सार अगर आप बॉईल इमीडिएटली भी कर रहे हो, देन ऑल्सो वो खराब हो जाता है। ठीक है, बिकॉज वो पीछे से टेम्परेचर, ये आपका होता है उन दिनों में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, जैसे मई जून के महीनों में। अब आगे मॉइस्चर कंटेंट भी आएगा, ह्यूमिडिटी डेज आएंगे, देन ऑल्सो फूड प्रोडक्ट्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपको फूड क्वालिटी जो है मेंटेन करनी होती है वो बहुत हाई टेम्परेचर्स पे जाके, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करते। एंड समटाइम्स क्या है कि बहुत लो टेम्परेचर्स पे सीधा फ्रीज करो, आप बॉयल करो, ठंडा करके सीधा फ्रिज में रखो, तो वहां भी ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, और या फिर ड्राई करके। ठीक है, नॉर्मल ग्रो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 80% वाटर में ही ग्रो करते हैं। अदरवाइज अगर आप वाटर कंटेंट है उनमें से रिमूव कर देते हो, ड्राई हो जाता है, जैसे कुछ भी है, कोई सीड्स है उनको आप ड्राई करके सुखाते हो। राइस है, राइस सच नहीं, या राइस का पाउडर नहीं है, पापड़ बना के सुखा लेते हो, बड़ियां बना लेते हो किसी चीज की। मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो ड्राइड बन जाते हैं, या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सीड्स हैं, सीड्स की फॉर्म में, उनका वाटर कंटेंट को ड्राई करके, तो ड्राइड वाले प्रोडक्ट्स पे भी नहीं सर्वाइव करेगा। तो ये सारी कंडीशन, एक तो टेम्परेचर हाई पे भी सर्वाइव नहीं करेंगे, लो टेम्परेचर फ्रीजिंग कंटेंट है जो वो वहां भी सर्वाइव नहीं करेंगे, और दूसरी बात ये है कि आपको अगर ड्राई कर लेते हो, वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट आप उनका मिनिमम कर देते हो। बट ये सब पे नहीं होता ना, आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं फूड। जैसे दूध है, बॉयल कर लोगे, अब दालें बॉयल करके तो रखने से रहे। ठीक है, और कितनी देर तक रखनी है, कौन सी चीज आपको ज्यादा स्टोर करनी है वो ड्राई कर लोगे, कौन सी चीज जो हफ्ते तक रखनी है वो आप लो टेम्परेचर पे रख दोगे, और जो 1 डे वाली है उनका टेम्परेचर हाई कर दोगे, दूध बॉयल करके रख लोगे। ठीक है, अब है एसिड प्रोड्यूसिंग। अब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं एसिड को। अब कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जैसे सिट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड है, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनमें डाला जाता है, टोमेटो सिट्रस जूसेस हैं उनमें डाला जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो स्क्वैश बना के रख लेते हो, उनमें प्रिजर्वेटिव्स डल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फूड को प्रिजर्व किया जाता है, बिकॉज उनका एसिडिक कंटेंट बढ़ा के, वो वाले एसिड यूज करके जो आई मीन जो रिकमेंडेड है, और उनकी क्वालिटी भी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों रिकमेंडेड हैं। द नेम्स ऑफ दोज वर सिट्रस, सिट्रिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है। जो सिट्रिक एसिड वगैरह हम जो विनेगर वगैरह यूज करते हैं, पाइनएप्पल साइडर विनेगर यूज करते हैं। ठीक है, अब दूध को स्टोर करना है तो आप उसको क्या कर्ड बना के ज्यादा दिन रख सकते हो, कर्ड सर्वाइव कर जाता है ज्यादा, तो दूध से थोड़े से ज्यादा दिन। सो दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ द एसिड होता है वो भी। ठीक है, तो शुगर एंड सॉल्ट एंड हाई कंसंट्रेशन। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कोई भी चीज ऐसी है, उसमें उसको अगर आप डिफरेंट तरीके से करना चाहो तो उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा डाल दो और सॉल्ट का कंटेंट डाल दो, बिकॉज सॉल्ट, इसको कहते हैं सॉल्ट स्ट्रेस, आइदर शुगर और द सॉल्ट। ठीक है, आप दोनों को क्या कर सकते हो, उसकी ज्यादा बढ़ा सकते हो। पर ये ऐसा भी फूड नहीं है। अब जैसे आंवला है, आंवले को स्टोर करना है तो आंवले में शुगर कंटेंट का बहुत ज्यादा करके आप उसको आंवले की फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, गाजर को स्टोर कर सकते हो, एप्पल का मुरब्बा डाल के स्टोर कर सकते हो, चेरीज का मुरब्बा डाल के। आजकल बहुत सारी चीजें हैं, उसमें क्या है, शुगर कंटेंट है, तो बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट होती है, तो वहां कोई भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स, मोल्ड, फंजाई कुछ भी सर्वाइव नहीं करता। और दूसरी बात, जब हम एक और जो अचार डालते हैं उसमें भी हम सॉल्ट स्ट्रेस देते हैं, उसमें नमक का बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाता है। ठीक है,
आम का अचार है, नमक का बहुत ज्यादा कंटेंट है। दूसरा, हम ऑयल ऐड कर देते हैं तो भी उस पर ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। और समटाइम्स हम स्मोक, अमाउंट ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड है जो, वो बर्निंग ऑफ द वुड और उससे अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। और एयर से भी हमें बचाना होता है, तो रैपिंग द फूड इन अ टाइट कंटेनर में या प्लास्टिक जिप लॉक्स में हम अगर स्टोर करते हैं देन ऑल्सो वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। केमिकल्स भी हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट है, ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट है, और सॉर्बिक एसिड है, कैल्शियम प्रोपिनेट है। दीज आर दी सम प्रिजर्वेटिव जो हम कुछ अलग तरह के फूड्स में, ये सब आपको नॉलेज चाहिए कि कौन सा फूड जिसका हम मुरब्बा डाल सकते हैं। सबका मुरब्बा नहीं डल सकता, सब्जियों का मुरब्बा नहीं डल सकता, ठीक है। अचार भी कुछ चीजों का बनता है, स्क्वैश भी कुछ चीजों का बनता है। तो हर किसी चीज में अलग अलग तरह की प्रेपरेशन है, अलग अलग तरह का। किसी को आप सॉल्ट स्ट्रेस दे के मुरब्बों को मीठा वाला सॉल्ट शुगर डाल के बचा सकते हो, कुछ अचार डाल के नमक वाले जाके बना सकते हो। अब जैसे नींबू का अचार है, खट्टा मीठा, वहां पे मीठा है नमक, दोनों की सॉल्ट्स को यूज करके बचा सकते हो। कुछ ऐसे स्क्वैशेस बना सकते हो, ठीक है, नींबू का, लेमन का, या फिर कोई और स्क्वैशेस बना सकते हो जिसमें आप प्रिजर्वेटिव्स डाल सकते हो, ठीक है। दूध को आप दही की फॉर्म में। सो इट ऑल एंटायरली डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज कि कौन सा फूड है और उसको कैसे बचाना है। सो यू रियली नीड टू वर्क अपॉन दीज, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात है, घर में हम कैसे बचाते हैं चीजों को। एक तो सिंपली हम ड्राई करके रख लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, सीड्स हैं, हम ड्राई करके, उनका वाटर कंटेंट है तो डिब्बों में भर लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैं आपको अपना एग्जांपल बताने वाली हूँ। जैसे पुदीने के पत्ते होते हैं ना, आप ड्राई उसको कीजिए, सुखाइए, एंड देन आप उसमें पीस लीजिए, तो वो पुदीने का पाउडर बहुत दिन तक रह जाता है, जबकि सीड्स बिल्कुल भी लीव्स सॉरी बिल्कुल भी नहीं सर्वाइव करते। इसी तरह से आप कोरिएंडर लीव्स के साथ कर सकती हैं, ठीक है, ड्राई करके। इसी तरह से आप मैंगो के साथ कर सकती हैं। मैंगो को आप काटिए पीसेस को एंड यू कैन ड्राई। धूप में नहीं सुखाना तो अगर अंदर ही सुखा लीजिए। मेथी के हैं उसमें आप सुखा लीजिए, ठीक है। तो उसमें आप अगर सुखा लेंगी तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और पाउडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। वो ड्राई होगा तो ड्राई को आप संभालिए, वो भी काफी देर तक उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब आप कुछ चीजों को ऐसे है कि मैंगोज है, अगर मैंगो का सीजन खत्म हो जाता है, आप उसको एक जैम बना के रख सकती हैं, मैंगोज के पिकल बना के रख सकती हैं। मैंगो की एक चटनी होती है, कद्दूकस करके बन जाती है, वो बना के रख सकती हैं, बट दैट नीड्स दी प्रिजर्वेशन। कुछ को तो सॉल्ट स्ट्रेस दे के आप प्रिजर्व कर सकती हैं, ठीक है। कुछ में सिट्रिक एसिड डाल के कर सकती हैं, विनेगर यूज कर सकती हैं, कुछ में एक्स्ट्रा लेमन डाल के यूज करके बना सकती हैं, क्योंकि लेमन भी अगर एक्सेस में होता है तो वो सिट्रिक एसिड हो जाता है, ठीक है। लाइम पिकल्स को भी यूज कर सकती हैं, सॉल्ट स्ट्रेस देके यूज कर सकती हैं, और या फिर जैम वगैरह बनाने हैं उसमें शुगर डाल के कर सकती हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाल के कर सकती हैं, स्क्वैशेस के रूप में कर सकती हैं, ठीक है। तो स्क्वैश जो होता है उसमें शुगर का कंटेंट वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, तो वो वैसे ही सेव हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर आपको एनहांस करनी हो, अब आ गया एनहांसिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यूज। समटाइम्स आप देखते हो कि कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, कुछ ऐसी दालें होती है जिसमें प्रोटीन्स होते हैं। जब हम उस प्रोटीन को खाते भी है ना, इवन देन ऑल्सो वो प्रोटीन इतना अंदर ड्राइड में इतनी अंदर तक होता है कि इवन आफ्टर कुकिंग, आफ्टर ईटिंग, तो वो अंदर इंटैक्ट ही रह जाता है। तो एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको प्रोटीन्स खाने हैं, मैं एक प्रोटीन का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि स्प्राउटिंग, जैसे अब मूंग दाल है, काले चने हैं, ठीक है। तो उनको अगर आप रख के थोड़ी देर, स्प्राउटिंग का हर किसी को पता है, थोड़े से मिनिमम टेम्परेचर पे, हॉट टेम्परेचर पे, थोड़ा सा आपको 24 आवर्स तक भी रखते हो तो वो थोड़ी सी स्प्राउटिंग होनी शुरू हो जाती है। 3 to 4 टाइम्स उसका लेंथ भी बढ़ जाती है सीड की। और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर से लेयर्स खुल जाती हैं, अंदर से वो जो प्रोटीन है वो एक सरफेस पे आ जाता है, एंड व्हेन यू ईट तो वो चीजें आपको जो अंदर अवेलेबल होती है ना, तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे अब स्प्राउटेड ग्रीन ग्राम में ना 3 टाइम्स विटामिन सी का कंटेंट हो जाता है, रादर देन वैसे नॉर्मल जब आप खाते हैं आफ्टर स्प्राउटिंग 3 टाइम्स विटामिन सी का कंटेंट बढ़ जाता है, एंड दैट इज अवेलेबल ऑन द सरफेस टू। व्हेन यू ईट देन इट विल बी अवेलेबल टू यू। अब फर्मेंटेशन से भी चीजें क्या होती हैं कि उससे भी उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जो उनकी ऑलरेडी न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है ना उसमें उनकी क्वांटिटी में बढ़ जाती है। अब जैसे फर्मेंटेड फ्लोर है ना, अगर आप भटूरा नान वगैरह बना के खाते हो, तो फर्मेंटेड इडली एंड डोसा में नेचुरल फर्मेंटेशन से उनके इंग्रेडिएंट्स बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज भी हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो सरफेस पे आ जाते हैं। सरफेस पे आने की वजह से वो रेडिली अवेलेबल है, अदरवाइज वो अंदर इंटैक्ट रहते हैं, ठीक है।
और दूसरा है मैकेनिज्म जो है, एक दूसरी बात ये कि न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं, स्पेशली जब आप सेलुलोज वगैरह और हेमी सेलुलोज हैं जो कि प्लांट के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनको अगर हम खा लेते हैं ना तो वो हमारी बॉडी में एज सच ही होते हैं, इनकी एनर्जी हमें अवेलेबल नहीं होती, बिकॉज सेलुलोज को और हेमिसेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एनिमल्स के लिए अंदर या ह्यूमंस के अंदर कोई भी एंजाइम्स नहीं है इनको डाइजेस्ट करने के लिए। तो व्हाट हैपेंस, ये ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन स्प्राउटिंग से क्या होता है, या फिर फर्मेंटेशन से या स्प्राउटिंग से, जिसमें जैसे जैसे ये पड़े होते हैं, तो अलग अलग फूड का आप जो भी करते हो इंक्रीज करने के लिए जो भी मेथड अपनाते हो, उसमें क्या होगा कि इनकी ब्रेकेज हो जाती है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है तो सिंपलर में आ जाते हैं। वो सिंपलर वाले मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास इंटरनली एंजाइम्स हैं डाइजेस्ट करने के लिए। तो इस केस में क्या होता है कि हम उनको भी डाइजेस्ट कर सकते हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं थे। अदरवाइज सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की एनर्जी बिल्कुल वेस्ट हो जाती है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट एंजाइम्स। बट जब इनकी ब्रेकेज हो जाती है, जो इनके सिंपलर कंपाउंड्स आते हैं, उनके लिए हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं जो उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात ये है, फूड कॉम्बिनेशंस है। अब अगर आप देखें कि राइस के साथ दाल, छोले के साथ भटूरा, या खिचड़ी है, या दाल रोटी है, ठीक है, ये सारे कोई कॉम्बिनेशंस क्यों बने हुए हैं? ये इसीलिए बने हुए हैं, ये बहुत फेमस कॉम्बिनेशंस होते हैं कि अगर एक चीज में कोई एक अमाउंट कम रह गया ना, उसके साथ उसी कॉम्बिनेशन में हम वो दे देते हैं। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा रोटी में अवेलेबल है, एनर्जी बिल्डिंग हो गई थोड़ा बहुत, उसके ऊपर घी लगा के हम फैट्स भी अवेलेबल कराते हैं। लेकिन दाल उसके साथ वो प्रोवाइड की जाती है जिसमें हमारे पास बॉडी बिल्डिंग है, प्रोटीन्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स भी हो गए, एंड देन वो बॉडी बिल्डिंग वाले, ये एनर्जी गिविंग हो गए। ठीक है, वो बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड हो गए। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स हैं उसमें अगर हम खाना प्रोवाइड करते हैं, देन ऑल्सो वो बहुत ही हमारे लिए सारे के सारे फूड इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं। तीसरा एक और हमारा है फोर्टिफिकेशन। ठीक है, फोर्टिफिकेशन आजकल बहुत ही नेसेसरी है। जैसे आयोडीन, कॉमन सॉल्ट में आयोडीन की फोर्टिफिकेशन की हुई है, एंड दैट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। ठीक है, मेंटल ग्रोथ एंड बाद में थायराइड की ग्रोथ के लिए, दिस इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। ताकि सॉल्ट हमें चाहिए था, आयोडीन में उसकी फोर्टिफिकेशन कर दी, तो आयोडीन का भी काम चल गया और सॉल्ट का वाला भी काम हमारा हो गया। ठीक है। और दूसरी बात, हमें फूड वेस्टेज, एवरीबडी नोज, फूड वेस्टेज से बचना चाहिए। इकोनॉमिकली प्लान कीजिए। ठीक है, इकोनॉमिकली प्लान कीजिए, स्टोरेज कंडीशंस का ख्याल रखिए, अपनी लिस्ट जो एनुअल है, मंथली है, वीकली है, डेली लिस्ट अच्छे से बनाइए, इकोनॉमिक स्टेटस का ख्याल रखिए, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस का ख्याल रखिए। शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए यू कैन ऑप्ट फॉर डिफरेंट वेरिएशंस, प्रिजर्वेटिव्स, फॉर्म्स ऑफ द फूड। ठीक है, ख्याल रखिए इन चीज़ों का, तो फिर फूड की क्वालिटी एंड न्यूट्रिएंट्स को आप सेव कर सकते हो। ठीक है जी। सो आई हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स दीज डेज। इसमें किसी में कुछ ज़्यादा डिस्कस करने वाला था, किसी में नहीं था, बट यू कैन रीड दीज थिंग्स, सो यू विल फाइंड इट वेरी ईजियर। ठीक है, दीज आर कॉमन वन। ओके जी, it's thanks for today only. Hello. नमस्कार मैम। हाँ जी सर। So it's done for। हाँ जी। हाँ, ये एक बार पूछ लेते हैं मैम। बच्चे अगर कोई किसी ने कुछ पूछना है तो अभी पूछ हाँ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी पूछ। महिमा, हाँ जी सर। कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, समझ आ गया सर, जो भी मैम ने समझाया। ओके मैम, आप लोगों को मैं एक चीज बताने देना चाहता हूँ कि शायद कुछ बच्चे आज ये कह रहे थे कि भी हमें कल का लिंक नहीं मिला है। कल का नहीं मिला? कल जो पिछले कल का लिंक नहीं मिला था, वो क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे। ठीक है तो जी, बताइए मैंने कैसे करें? आज मैंने एडवांस में ही आप लोग को लिंक शेयर किया हुआ है चैट बॉक्स में। तो सभी अपने लिंक को कॉपी कर लें पहले से। ठीक है, हो सकता है आपको मेल ना आए, क्योंकि मेरे यहाँ पे मैक्सिमम रीच हो चुकी है ईमेलों की। मैं अब और ज्यादा ईमेल नहीं भेज सकता हूँ, मैंने इसलिए पहले से ही आपके बॉक्स में डाल दिया है। इसको सभी कॉपी करके रख लें। ओके सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है थैंक जी, यू मैम। ओके ओके सर, ओके।